वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। और बाकी लोग कहाँ हैं? बहुत सारे लोग नहीं हैं। नोटिफिकेशन आया था क्या? ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ आवर टुडेज क्लास ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने जेनेटिक्स का क्लास लिया, कुछ क्लास, एक दो क्लास पैथोलॉजी का लिया, और फिर मैंने सोचा कि चलो माइक्रोबायोलॉजी ही थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। आज लंबा क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि जब क्लास लंबा होता है बहुत सारे लोग चले जाते हैं, वो बोर होते रहते हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि मैम छोटा सा क्लास रखो, ताकि सब लोग मतलब थोड़ा बोर नहीं हो। तो ऐसे होगा तो फिर क्लासेस में, जब पूरी क्लासेस चलेंगी रेगुलर क्लासेस, तो उसमें कैसे तुम लोग सस्टेन कर पाओगे? क्योंकि आधा आधा घंटा पढ़ा करके तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना। कोई रिस्पॉन्ड करो मुझे। एम आई ऑडिबल? हेलो एवरीवन। ओके, okay, so today we will know about the some general concepts of microbiology. जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं पूरा शेड्यूल से चलूंगी, साइंटिस्ट से स्टार्ट करके फिर सारा उसका टॉपिक्स, बुक्स का जो चैप्टर से जो कंपेरिजन, जो सीक्वेंस में है वही कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। डीप में किसी टॉपिक का नहीं जा रहे हैं, जो जनरली बहुत ही लाइट क्वेश्चंस आते हैं ऊपर से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रोब्स, हमारे सोइल में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं? मोस्टली बैक्टीरिया है, फंगस है, और एक्टिनोमाइसिटीज है। सबसे ज्यादा तो यही तीन है। तो बैक्टीरिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है और फंगस का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग वेट देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा फंगस का होगा और नंबर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का होगा। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? बैक्टीरिया, फंगस एंड एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है। एक्टिनोमाइसिटीज में हम लोग क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस में रखते हैं? माइसिटीज नाम देख के क्या लगता है कि ये फंगस होगा, है ना। फंगस क्लासिफिकेशन जब हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि माइसिटीज होता है क्लास का नहीं, सब क्लास का। तो सब क्लास है, फंगस के सब क्लास का माइसिटीज होता है। लेकिन एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया है। फिर इसको हम लोग फंगस में क्यों, वी जनरली स्टडी अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज अंडर फंगस, because the characters of actinomycetes are quite like fungus. They form small chain like structure. Okay, and they reproduce by fragmentation also. फ्रैगमेंटेशन कभी भी बैक्टीरिया, हमेशा फंगस में होता है, इसीलिए को हम लोग फंगस में स्टडी करते हैं। बट एक्टिनोमाइसिटीज इज शिफ्टेड टू बैक्टीरिया। नाउ हम लोग पढ़ते हैं सोइल माइक्रोबायोलॉजी। है कि जितने माइक्रोब्स हैं सोइल में भी स्पेस के लिए माइक्रोब्स में कॉम्पिटिटर है।
ऐसा नहीं है कि उनके पास एनफ प्लेस होता है रिप्रोडक्शन के लिए या फिर हैबिटेट के लिए, फूड के लिए, उनको compete करना पड़ता है दूसरे माइक्रोब्स से। तो फिर और सबका अपना अपना हैबिटेट है, कोई बायोट्रॉफ है, कोई सेप्रोट्रॉफ है, कोई नेक्रोट्रॉफ है। तो इस हिसाब से सोइल में भी उसके उसमें कंपटीशन है, सारे माइक्रोब्स compete करते हैं। तो सोइल में हम लोग देख रहे थे कि फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है और एक्टिनोमाइसीट होता है सबसे कॉमनली। और भी माइक्रोब्स हैं, निमेटोड्स में माइक्रोस्कोपी की हैं और मोल्ड्स हैं, तो ये सब अलगी भी हैं। लेकिन सोइल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर term, who given the term राइजोस्फेयर? Anyone? अनम्यूट करके आंसर दो, मैं चैट नहीं पढ़ सकती। अनम्यूट करके आंसर दो। हिल्टनर, he given the term rhizosphere in 1904. You may note this. So he called the rhizosphere the area around the roots in soil. When root spread around, then the soil inhibiting having many microbes and they adhere to the root surface. So in rhizosphere there may be 3 types. Okay, ectorhizosphere, endorhizosphere and planosphere, rhizoplane. ठीक है, इक्टोराइजोस्फेयर में क्या होता है कि जो फंगस है वो रूट्स के बाहर की तरफ से कवर करके रखता है। ये है ग्राउंड, यहां से रूट्स आया, ये ऊपर प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स है, ठीक है। अब जो इक्टोराइजोस्फेयर होगा उसमें माइक्रोब्स ऐसे बाहर से, ये रूट का मोटा सा स्टेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेट जैसा बनाता है। जनरली ये माइकोराइजा का होता है, तो एक्टोमाइकोराइजा हम लोग बोलते हैं, लेकिन किसी भी माइक्रोब्स का एसोसिएशन हो सकता है जो रूट्स के सरफेस पे हो अरेंज्ड। तो बाहर से जो ये बनता है तो ये इक्टोराइजोस्फेयर है। इक्टोराइजोस्फेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हार्टिंग नेट, जो कि हार्टिंग साहब ने खोजा था। जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं, लार्क्स, बर्चेज, कैलिफोर्निया का जो आलमंड है, कैलिफोर्निया के जंगल में जनरली ये पाया जाता है, तो वहां पे जो बाहर से नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये है एक्टोराइजोस्फेयर, ठीक है। लेकिन इंडोराइजोस्फेयर में वो अंदर में होता है, रूट के इपिडर्मिस और फिर कॉर्टेक्स में होता है। Ectorahizosphere on root surface and endorahizosphere in epidermis and in cortex. Okay. In case of ectorahizosphere, the colonization of microbes occur on the root surface. But in case of endorahizosphere, the colonization occurs on epidermis and on the cortex. Okay. So in case of endorahizosphere, they draw nutrition from the epidermis by forming haustoria or different these like structures. But in rhizoplane, what about rhizoplane? In rhizoplane, the microbes and root surface have the intimate relationship. They remain in the close contact and close adhesion. Okay, so in यहां भी सरफेस पे है, लेकिन सरफेस के चारों साइड है। राइजोस्फेयर में, एक्टोराइजोस्फेयर में यहाँ बाहर भी थोड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है पूरा रूट,
तो इतना सा एरिया राइजोस्फीयर में आ जाता है। यहाँ हर जगह का जो माइक्रोब्स है, इसका जो एसोसिएशन है, अगर रूट है तो माइक्रोब्स का कोलोनाइज करेगा। ठीक है, कौन सा भी बहुत सारे जो हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग प्लांट को अलग अलग, तो राइजोस्फीयर में ये सारे एरिया में माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी एक्सुडेट्स होता है, रूट एक्सुडेट्स जनरली अफेक्ट द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एंड विच स्पीसीज विल एनरिच इन they favor which microbes? They colonize around the roots of rhizoplane. The microbes are adhered on the just on the surface of the roots. Okay, here the surface, this one is root surface, and the microbes adhered on this, on its plasma membrane or the cortical cell wall. Okay, तो माइक्रोब्स रूट के जस्ट सरफेस पे होते हैं, तो राइजोप्लेन हो गया। ठीक है, अब बताओ कि राइजोस्फीयर इफेक्ट क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो रूट्स हैं, ये रूट्स अपने चारों साइड के माइक्रो कुछ एक्सुडेट्स रिलीज करेंगे। सारे रूट्स सोइल में, अपने आसपास के सोइल में कुछ एक्सुडेशन करते हैं और वो माइक्रोब्स के पॉपुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जब माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग इंक्रीज, some microbes may increase, some may be decrease. So the effect, overall effect of the root on the microbial population around it, this is called rhizosphere effect. राइजोस्फीयर इफेक्ट, जब राइजोस्फीयर यानी कि राइजो रूट का इफेक्ट उसके चारों साइड के एनवायरनमेंट के माइक्रोब से बढ़ रहा है, तो राइजोस्फीयर इफेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर कुछ इसमें नोट करने का लग रहा है तो। अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो राइजोस्फीयर के पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ता है। राइजोस्फीयर में माइक्रोब्स के पॉपुलेशन पे क्या असर, सोइल का माइक्रोब्स है वो बढ़ता है, घटता है, या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फैलो लैंड, जहां पे बहुत साल से कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, 2-4 साल 5 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फैलो लैंड है। कोई एरिया है फैलो लैंड का, लोग कंसिडर करते हैं ये इतना बड़ा फील्ड है। ठीक है, अब इसमें छोटा छोटा माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज कर रहा है, यहाँ पे कोई और माइक्रोब कॉलोनाइज कर रहा है, यहाँ पे कोई और। ठीक है, तो हम लोग जब कल्टीवेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, टिलेज करेंगे। बिना टिलेज के कल्टीवेशन नहीं करते हैं ना, तो टिलेज करने के लिए हम लोग जब टिलेज करते हैं सबसे पहले, तो ये कॉलोनी डिस्टर्ब होगा। इस एरिया में फॉर एग्जाम्पल की राइजोबियम का बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे किसी फंगस का है, यहाँ पे किसी एक्टिनोमाइसीटी का, जो अपने पॉपुलेशन बना रहे हैं, अपने चारों तरफ कॉलोनी बना के जो फैलो लैंड है वहां पे एकदम सेटल हो चुके हैं। लेकिन जब टिलेज कर देते हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो ही डिस्टर्ब, अब पहले ये देखो कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया था तो उस टाइम में तो ना बढ़ रहा था ना घट, एक तरह से लैग लॉग स्टेज फेज होता है ना, we see as lag, log and stationary phase. The microbial population grow as lag phase, log phase and stationary phase. Some consider the death phase. तो स्टेशनरी फेज में ही डेथ फेज, जब ये यहाँ से नीचे जाता है, डेथ फेज नेचुरली नहीं आता। इन नेचुरल इन्वायरमेंट they sustain at stationary phase. At stationary phase, the rate of new reproduction and the rate of death becomes same. In log phase,
there is extreme exponential growth phase. Log phase also called as exponential growth phase. तो हम लोग देख रहे थे कि जब ये इक्विलिब्रियम में है, बहुत सारे टाइम से यहाँ कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो ये सारा स्टेशनरी फेज में है। लेकिन जब हम लोग टिलेज कर दिए, सब इधर उधर हो, यहाँ फैल गया, चारों तरफ फैल गया, तो अब इसके लिए पूरा फील्ड लैग फेज बन गया है। लैग फेज तो है ही पहले से, लॉग फेज अब थोड़े टाइम के बाद ये लॉग फेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ऑन टिल एज, हेलो, हाँ बोलो। वो एक्स एक्सेस क्या इंडिकेट करता है, वाई एक्सेस क्या इंडिकेट करता है मैम? एक्स एक्सिस में टाइम होता है और वाई एक्सिस में पॉपुलेशन होता है। ओके, टाइम इधर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में टाइम होता है, वाई में पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन एक टाइम पे जाके रुक जाता है, स्टेशनरी फेज में आ जाता है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो। अब टिलेज करने पे क्या होगा, जब हम लोग टिलेज करते हैं तो सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी वजह से सारा फैल गया इधर उधर, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज। ओके, it is generally asked in assertion agent type questions that on tillage microbial activity increase or decrease. So we knew that on tillage the microbial activity will increase. What about germination? When we sow seed in the field, the microbial activity of the field will increase or decrease? Answer me. Hello, Naveen. Yes, ma'am. Hello, yes, ma'am. Upon germination, it will be increased, ma'am. Yes. After germination, 3 days of germination. Remember this. 3 दिन तक वो इतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि 3 दिन तक तो वाटर सोक करेगा, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ रहेगा ना। तो जर्मिनेशन के 3 दिन के बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। आफ्टर 3 days exponentially increase. Okay, and this increment continue up to flowering. फ्लावरिंग तक माइक्रो जर्मिनेशन के 3 दिन बाद से माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और फ्लावरिंग के जस्ट पहले तक, तो फ्लावरिंग जब तक स्टार्ट ना हो जाए वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज हो रहा है। जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिक्रीज। Microbial population will decrease. Okay, and they will decrease till harvesting. You can note it down. On tillage, microbial activity will increase. On germination, and after 3 days of germination, the microbial activity will exponentially increase, and it will continue up to the flowering stage. But after flowering, microbial population will decrease. Population, no, microbial activity will decrease. Population becomes stationary at that time. You know all this. मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना फिर से। लिख लिया? अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन से माइक्रोब्स जिनका हम लोग यूज करते हैं, कल्टीवेशन में यूज करते हैं।
अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग एक अलग क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर है, वो कैसे ग्रो होते हैं और फिर कैसे हम लोग उनका यूज करते हैं। अभी जनरलाइज मैं बता रही हूँ कि बायो फर्टिलाइजर्स में मोस्टली 4 तरह के ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 तरह के होते हैं। बायो फर्टिलाइजर कौन कौन सा? एक जो नाइट्रोजन के लिए होगा और एक जो फास्फोरस के लिए होगा, है कि नहीं? नाइट्रोजन के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? सबसे कॉमन है नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, जो कि लेग्यूम्स में यूज किया जाता है। ओके, देन एजोटोबैक्टर, देन एजोला, ब्लू ग्रीन अलगी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये सब इसी में आ गया। ब्लू ग्रीन अलगी नहीं है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। अब राइजोबियम का बहुत सारा स्पीसीज है, ये हम लोग नीचे देखते हैं कि कौन कौन सा राइजोबियम को कौन कौन सा स्पीसीज। राइजोबियम हम लोग जानते हैं कि लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वी विल डिस्कस इन द अनदर क्लास। ओके, सो राइजोबियम इन लेग्यूम्स रूट, ओके। अब हम लोग राइजोबियम का कौन सा स्पीसीज है जो सबसे कॉमन है? राइजोबियम जेपोनिकम, द मोस्ट कॉमन वन। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ल्यूपिनस, राइजोबियम वल्गेर। Japonicum, in which crop we strain for uh, for the nitrogen fixation? बताओ कोई। आकाश कुछ बोल रहे हो? मुझे पता तो चले तुम लोग बोल रहे हो नहीं। चैट में लिखो, चैट में लिखो। मैम कुछ भी नहीं मेरी दिख आवाज रहा। सुनाई दे रही है? हाँ, वॉइस इज ऑडिबल मैम, बट वीडियो इज नॉट मैम, इट इज नॉट विजिबल। आई स्विच ऑफ द वीडियो। हाँ नाउ। मुझे लगा नेटवर्क नहीं, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। हाँ। अब है, अब ठीक है। हाँ यस मैम। ओके, नाउ राइजोबियम जेपोनिकम, this species is used in case of soybean, groundnut, soybean, groundnut and cowpea. अब ये याद तो नहीं होता है, बहुत बार भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती थी, तो मैंने एक ट्रिक रखा है कि लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूम्स मोस्ट कॉमन, जितने भी लेग्यूम्स है सबसे कॉमन है कौन कौन से? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा लेग्यूम कल्टीवेटेड होता है? प्रोडक्शन पिजन पी एंड चिकपी। पिजन पी एंड यस, चिकपी। पी एंड चिकपी, यस, पी, चिकपी,
And if I will ask the third one, then green gram, ma'am. no. Yeah, it may be, but this is not the example of leguminosae. In general, we use pigeon pea, but this will also not very common. The lentil, masoor. तो जो सबसे कॉमन दाल है, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड होता है या हमारे किचन में सबसे ज्यादा बनता है, तो वो है पी, चिकपी, लेंटिल। तो लेग्यूम्स में जो सबसे कॉमन दाल है वो लेग्यूम्स में है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा यूनिक है, मतलब जो बहुत कॉमनली दाल की तरह, सोयाबीन हम लोग दाल की तरह बहुत कम टाइम यूज करते हैं, और ऐसे भी इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जिसके लिए सोयाबीन को डायरेक्टली दाल की तरह यूज करना प्रेफर भी नहीं किया जाता है। इंडिया में बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं या रीजन है जहां पे सोयाबीन को दाल की तरह यूज किया जाता है। तो सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी हर जगह कल्टीवेशन नहीं होता है, बहुत बहुत लिमिटेड जगह पे ग्राउंडनट का कल्टीवेशन होता है। और काउपी का है, लेकिन काउपी को दाल की तरह हम लोग यूज नहीं करते हैं, मोस्टली काउपी यूज एज द वेजिटेबल ना। Okay, so in Japonicum, we may say the legume is the common dal of our kitchen, and Japonicum is some foreigner type. Okay, Japan, not India. So Japonicum includes the soybean, groundnut, and the cowpea. The meliloti. मेलीलोटी नाम से पता है कि मेलीलोटस होगा इसमें। मेलीलोटस, अल्फा अल्फा, और कोई है? देखिए, मेलीलोटस, अल्फा अल्फा है, मेडिकागो भी है। Okay. In case of meliloti, the melilotus alpha alpha medicago in lupinus, the lupinus, and in vulgare, the French bean. French bean का scientific name ही है ना vulgare. French bean and other beans too. So you can note it now. There is another example, lupinus and Ornithopus. The Rhizobium lupinus also causes the nitrogen fixation in Ornithopus species. So it's all from my side, and मैंने जानबूझ के आज का क्लास थोड़ा छोटा रखा था ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। वैसे रेगुलर आधे घंटे या 45 मिनट की नहीं होगी, कम से कम मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स ही होंगे। सो प्रिपेयर रहना। ओके, यस मैम। मैम एक बात थी मैम, आपका इंट्रोडक्शन मैम। यस, आई एम रितु रानी एंड आई हैव जस्ट पास्ड माय ग्रेजुएशन। Academic year ma'am, mainly academic year, and Yeah. where you have I studied just that passed one. my graduation this year, given the JRF, and am I audible? Hello Naveen, हाँ मैम, yes ma'am. am I visible now? Yes ma'am. Yes. Anything else you want to know? Nothing. Nothing ma'am, nothing. Okay, thank you. So, when you are joining the course, some are joined and some are not. जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिए। अगर 15 तक का, कल रात के 11:59 तक का टाइम है। अगर इस बीच में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको सिर्फ 3500 देना होगा। ओनली 3500 दे हैव टू पे, एंड
After that the fee will be 5500. So use this opportunity and अपने दोस्तों को भी बताइए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। मैं थर्ड और फोर्थ ईयर दोनों के लिए क्लासेस रख रही हूँ, क्योंकि जो थर्ड ईयर में नहीं पढ़ते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, फोर्थ ईयर में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और एक ही बार में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थर्ड ईयर के भी जो आपके फ्रेंड्स है या जूनियर्स है, आप लोग फोर्थ ईयर में है तो उनको भी आप रख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कोर्स ज्वाइन करें। और ज्यादा बच्चे होंगे तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा। ऐसे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर 2 ही बच्चा मेरे पास होगा ना रेगुलर, जो डेली क्लास करेगा, ये नहीं कि क्लास ले लिए हैं बस सोए हुए हैं छोड़ दिए हैं, 2 ही बच्चे होंगे क्लास में, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी और पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है, आपका करियर है, मेरा तो जो होना था हुआ, मैंने एग्जाम दिया, अच्छा गया, जो भी हुआ। तो अब आपके करियर का बात है। मैं तो पढ़ाऊंगी, मेरा भी रिवीजन होता रहेगा, फायदा है, आपका भी है, लेकिन आपके करियर का बात है। तो अगर आप क्लास लेते हैं तो मस्ट मेक श्योर दैट यू विल बी कंटिन्यू। ओके, आई विल गिव द होमवर्क ऑल्सो। तो अपना होमवर्क कर लीजिएगा और क्लासेस कंटिन्यू कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और मुझे चैप्टर्स को शॉर्ट में कवर करना पड़ेगा। और शॉर्ट में अगर मैं कवर करने पे आऊंगी तो फिर मैं डिटेल्स में आपको समझा नहीं पाऊंगी, फिर याद करना है और जाना है, ऐसा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स पे अगर जाना है तो थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, मुझे ऐसे सीनियर्स नहीं मिले थे जो पूरा क्लास ले या पढ़ाए। वो कभी कभी क्लास ले लेते थे, सप्ताह 2 सप्ताह में 1 दिन क्लास ले लिए और टेस्ट लेते थे। तो सिर्फ टेस्ट से नहीं हो सकता है। सिर्फ टेस्ट से क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, खुद से पढ़ते भूल जाते हैं, कैसे याद रहेगा? जो क्लासेस में हमने पढ़ा है पहले, जो कॉलेज में क्लासेस में पढ़े या कॉलेज से पहले जो प्रिपरेशन के टाइम में, या जैसे भी आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसे होता, हमारे यहाँ जनरली मोस्टली बच्चे पीएमटी देते हैं, पीएमटी में जिनका थोड़ा कम रैंक आता है वो सब एग्रीकल्चर में आते हैं। तो उस सब टाइम में जो क्लासेस में हमने पढ़ा है वो कंटिन्यूअसली याद रहता है। बाद में हम लोग जो पढ़ते हैं, अभी खुद से पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं। जो किसी टीचर ने अभी भी जो किसी टीचर्स पढ़ाए होते हैं या कोई सीनियर जिस टॉपिक का क्लास ले लेते हैं वो अच्छा रहता है, वो कभी हम भूलते नहीं है। उसके लिए कितना ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करके दे, कितना ही इधर से उधर घुमा करके दे, या कैसा भी असरजर दे, मल्टीपल ऑप्शन जैसा बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है। तो टेस्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, क्लासेस भी अलग से रखेंगे उसके लिए कि जो टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करें वहां पे। तो मेक श्योर कि यू विल बी कंटिन्यू एंड यू विल वर्क हार्ड। अगर आपने प्लांट साइंस चुना है तो ये सोच के रखिए कि पढ़ना है भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, हवा में नहीं होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कुछ कुछ जिसमें आप रट लेते हैं काम चल जाता है, लेकिन प्लांट साइंस में ऐसा नहीं हो रहा है। आपको पढ़ना होगा, बहुत ही थॉरो पढ़ना होगा, क्लासेस अटेंड करने हैं, उस चैप्टर्स को फिर से घर पे पढ़ना है बुक से, और फिर आपको कवर करना है, तभी आप अच्छा रैंक अच्छा कॉलेज ले पाएंगे जेआरएफ के बाद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। एनी फीडबैक? अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी बताइए। अगर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ, मैं भी सब कुछ नहीं जानती ना, भगवान नहीं हूं मैं, तो बहुत सारा कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, मुझे कुछ कुछ याद नहीं रहता है, या फिर अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो आप आराम से बोल सकते हैं। बिल्कुल भी मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नो कमेंट्स? ओके देन बाय, गुड डे एवरीवन। ओके, थैंक यू।